हेलो बच्चों, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल स्टूडेंट्स स्टडी टीम। हम लोगों ने पिछली कक्षा में पढ़ा था फ्रेडरिक सोडियो की चित्र श्रृंखला। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं फर्स्ट यूनिट, जिसका नाम है फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार। ये फर्स्ट यूनिट है फर्स्ट चैप्टर का नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, और ये फर्स्ट यूनिट है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि राष्ट्रवाद क्या है। राष्ट्रवाद का मतलब होता है अपने देश के प्रति प्रेम की भावना को हम लोग राष्ट्रवाद कहते हैं। तो राष्ट्रवाद जो है सबसे पहले विश्व में फ्रांस में और 1789 में आया। ये बहुत इम्पोर्टेंट है ये सेंटेंस कि राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति किस देश में और कब हुई। राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति फ्रांस में और 1789 में हुई, फ्रांसीसी क्रांति के साथ ही। तो आइए हम लोग थोड़ा जानेंगे कि ऐसा क्या हो गया कि सबसे पहले राष्ट्रवाद वर्ल्ड में फ्रांस में ही आया। ऐसा क्यों नहीं हुआ कि इंग्लैंड में आया, अमेरिका में आया, इंडिया में आया या और भी कंट्रीज में क्यों नहीं आए। सबसे पहले फ्रांस में ही राष्ट्रवाद क्यों आया, ये सोचने वाली बात है कि सबसे पहले राष्ट्रवाद का जो उदय हुआ वह फ्रांस में ही क्यों हुआ। तो आइए हम लोग इस बारे में चर्चा करेंगे आगे कि फ्रांस में ही राष्ट्रवाद का उदय क्यों हुआ। तो सबसे पहले फ्रांसीसी क्रांति हुई 1789 में। उसके बाद सबसे पहला वर्ड जो आया पितृभूमि, जिसे फ्रांसीसी भाषा में ला पैट्री के नाम से जानते हैं। तो पितृभूमि, ये जो पितृभूमि है जिस फ्रांसीसी वर्ड ला पैट्री है, तो इसकी फ्रांसीसी भूमि जिसका नाम ला पैट्री है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन आता है कि ला पैट्री जो है फ्रांसीसी वर्ड का क्या मीनिंग होता है। तो ला पैट्री जो है, जैसे कि हम लोग देख रहे हैं, ये ला पैट्री पितृभूमि। तो ये पितृभूमि जो है ये सबसे पहले फ्रांस में आया। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भारत को हम लोग मातृभूमि बोलते हैं, भारत माता बोलते हैं, वैसे ही फ्रांस के लोग अपनी भूमि को पितृभूमि या ला पैट्री के नाम से जानने लगे। दूसरा वर्ड आया यहाँ पे नागरिक वर्ड, जिसे फ्रांस में ले सिटियोन के नाम से, फ्रांसीसी वर्ड है ले सिटियोन। इम्पोर्टेंट है ये भी क्योंकि ऑब्जेक्टिव में ये पूछ सकता है कि ले सिटियोन जो फ्रांसीसी वर्ड है उसका शाब्दिक अर्थ क्या है या उसका हिंदी क्या है। तो वो होता है नागरिक। ये इम्पोर्टेंट है। ये दो हम लोगों ने पढ़ा अभी कि पहले फ्रांस में पितृभूमि आया, फिर नागरिक आया, फिर पितृभूमि आया। तो ये दोनों चीज़ें जो थी वो आपस में पूरे फ्रांस को एक यूनाइटी में बांधने का काम किया, यानी फ्रांस जो है अब एकता के सूत्र में बंधने लगा। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे कि फ्रांस जो है वो फ्रांसीसी झंडा आया। पहले राजध्वज था जिसका स्थान वहाँ पे फ्रांसीसी झंडे ने ले लिया, जो राष्ट्रध्वज बना वहाँ का तिरंगा झंडा। हमारा भी तिरंगा झंडा है, कलर में डिफरेंस है। वहाँ भी फ्रांस में एक तिरंगा झंडा आया। फ्रांसीसियों का अपना एक तिरंगा झंडा आया ट्राई कलर का। उसके बाद जो है स्टेट्स जनरल का नाम बदलकर वहाँ पे नेशनल असेंबली कर दी गई। ये देखिए यहाँ पे स्टेट्स जनरल का चुनाव सक्रिय नागरिकों द्वारा किया जाने लगा, यानी यहाँ पे नागरिक वर्ड जो आया वह मतदान करके स्टेट्स जनरल का चुनाव भी करने लगे, जिसमें एक्टिव नागरिक रहते थे, और उसका नाम बदल कर दिया गया नेशनल असेंबली।
तो जैसे ही नेशनल असेंबली हुई, फ्रांसीसियों का एक अपना झंडा आया, पितृभूमि आई, नागरिक आया, वर्ड आया, तो ये सारी चीज़ों के अलावा और भी बहुत सारे चेंजेस आए फ्रांस में। जैसे शहीदों का गुणगान किया जाने लगा। उसके बाद यहाँ पे है कि एक केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था लागू की गई। वहाँ पे एक केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था लागू की गई, जिसने अपने फ्रांस के अंदर जितने भी नागरिक थे उन सबों को एक समान कानून का अधिकार दिया, यानी सारे नागरिक जो हैं वो कानून के समक्ष बराबर हो गए। आंतरिक आयात निर्यात शुल्क समाप्त कर दिए गए। आंतरिक आयात निर्यात शुल्क, अब इसका मीनिंग ये है कि फ्रांस जो था बहुत सारे क्षेत्रों में बटा हुआ था, तो एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र जाने के लिए वहाँ पे जगह जगह शुल्क देने पड़ते थे, जिसकी वजह से, और शुल्क भी जो था वह अलग अलग जगहों पे अलग अलग था, समान रेट से वो नहीं देते थे। जिसकी वजह से क्या होता था कि जो व्यापारी वर्ग थे या फिर जो अन्य लोग थे, कुछ काम करते थे या यहाँ से वहाँ जाना हो, तो उन्हें शुल्क देना पड़ता था। यानी फ्रांस के अंदर ही बहुत सारे जगहों पे उन्हें शुल्क देना पड़ता था। इस चीज़ को समाप्त कर दिया गया। जैसे ही ये समाप्त हुआ तो पूरा फ्रांस जो है एक यूनिटी में बंध गया, यानी फ्रांस के अंदर कोई भी नागरिक कहीं भी जा सकता है और वो भी बिना शुल्क के। तो क्या हुआ कि अपने देश के प्रति सम्मान की भावना उन लोगों के अंदर जगने लगी। दूसरा था कि भार नापने को एक समान व्यवस्था कर दी गई। अब इसका क्या मतलब है? जैसे हम लोग यहाँ पे कोई भी सामान खरीदते हैं, 1 केजी चीनी खरीदे या 1 केजी आटा या चावल खरीदे, तो भार जो होता है वो समान होता है। चाहे आप भारत देश के अंदर कहीं भी, वो साउथ इंडिया में ले रहे हो या नॉर्थ इंडिया में ले रहे हो, कहीं भी लीजिएगा तो क्या होता है कि वेट जो होता है एक समान होता है। लेकिन उस समय फ्रांस में क्या था कि वेट जो थे अलग अलग थे। यानी कि हम वेट मतलब बोलेंगे कि जैसे 1 किलो चीनी ले रहे हैं तो कहीं फ्रांस के अंदर कहीं ये 1 किलो से ज़्यादा हो जाता था, वेट नापने का उन लोगों का अंतर था, तो कहीं कम मिलता था। तो इस वजह से बहुत सारी अव्यवस्थाएं फैली हुई थी, जिसको उन्होंने वहाँ पे केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था ने इसको समाप्त कर दिया गया और क्षेत्रीय बोलियों को प्रोत्साहित किया गया। और एक कॉमन भाषा आई, फ्रेंच लैंग्वेज। फ्रेंच लैंग्वेज आई, जैसे हमारी राष्ट्रीय भाषा है वैसे ही वहाँ फ्रांस के लोगों की एक राष्ट्रीय भाषा बन गई। जिसकी वजह से क्या हुआ, ये सारी चीज़ों ने मिलके वहाँ पे फ्रांस में राष्ट्रवाद को लाने का काम किया। अब ये यहाँ पे ये प्रश्न होता है कि जैसे राष्ट्रवाद की सबसे पहली अभिव्यक्ति फ्रांस में ही क्यों हुई? तो इसका आंसर हम लोग ऐसे दे सकते हैं कि पॉइंट वाइज करके कि पहले हम पितृभूमि आई, फिर नागरिक वर्ड आया, वहाँ का झंडा जो राजध्वज था वो राष्ट्रीय तिरंगा में बदल गया, राष्ट्रीय तिरंगा झंडा आ गया, वहाँ एक राष्ट्रगान आया जिसे मार्शले के नाम से भी जाने जाते हैं, और स्टेट्स जनरल का नाम बदलकर नेशनल असेंबली कर दी गई, शहीदों का गुणगान किया गया, और फिर आंतरिक आयात निर्यात शुल्क समाप्त कर दिया गया, भारत नाने की व्यवस्था लागू की गई। केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था ने वहाँ के नागरिकों को एक समान कानून बनाया सबों के लिए। ये सारी चीजें होने के बाद हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे इस यूनिट में कि ये सारी चीजें होने के बाद 1840 में नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बना। अब हम ये थोड़ा सा जानेंगे कि जैसे 1789 में जब फ्रांस में फ्रांसीसी क्रांति हुई तो वहाँ पे राजतंत्र को समाप्त कर दिया गया। फ्रांस के लिए एक संविधान बना 1791 में, जो एक संविधान बना था। लेकिन इसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि नेपोलियन 1840 में सम्राट बनता है तो फिर कैसे बना? तो इसका जवाब यह है कि 1840 में नेपोलियन ने डायरेक्टरी को समाप्त करके वहाँ
पे उसने अपनी शासन व्यवस्था लाई और वहाँ जो गणतंत्र चल रहा था, प्रजातंत्र की ओर बढ़ रहा था फ्रांस, उसको समाप्त करके यहाँ पे राजतंत्र वापस आया और नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बन गया। नेपोलियन जैसे ही फ्रांस में सम्राट बनता है 1804 ईस्वी में, तो वहाँ पे उसने एक नागरिक संहिता लाई। नागरिक संहिता, इसको नेपोलियन संहिता या फिर नेपोलियन कोड या सिविल कोड नाम से जानते हैं। 4 नाम हैं एक ही के, यानी अगर हम लोग आंसर लिखेंगे कि नेपोलियन कोड हो या नेपोलियन संहिता हो या सिविल कोड हो या नागरिक संहिता, ये चारों एक ही वर्ड हैं और इनके आंसर भी एक ही होंगे। तो 1804 ईस्वी में नागरिक संहिता, सिविल कोड, नेपोलियन कोड या नेपोलियन संहिता में क्या क्या ऐसा चीज लाया गया जिसकी वजह से ये बहुत फेमस हुआ, तो आइए हम लोग जानते हैं। 1804 ईस्वी में जब नेपोलियन संहिता आया तो सबसे पहले क्या हुआ कि जन्म के आधार पर जो विशेषाधिकार थे वो समाप्त कर दिए गए। यानी जन्म के आधार पर कुछ लोगों को फ्रांस में, आप लोगों को जैसे पता होगा कि पिछली कक्षा में आपने पढ़ा, 9th में पढ़ा होगा कि फ्रांसीसी क्रांति, तो उसमें आपने पढ़ा होगा कि फ्रांस जो था 3 वर्गों में डिवाइडेड था, पादरी वर्ग, कुलीन वर्ग और जनसाधारण, जिसको क्लर्जी, नोबिलिटी या फिर कॉमन पीपल के नाम से फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट और थर्ड स्टेट में डिवाइडेड था। जिसमें फर्स्ट स्टेट जो था और सेकंड स्टेट था, उन लोगों को जन्म से ही विशेषाधिकार, प्रिविलेजेस मिले थे। तो इस चीज को नेपोलियन ने यहाँ पे समाप्त कर दिया। इसका मतलब है कि जन्म के आधार पर किसी को भी प्रिविलेजेस नहीं मिलेंगे, जो जिस योग्य होगा उसे वो अधिकार को दिया जाएगा। दूसरा था उसने कानून के समक्ष बराबर कर दिया, यानी कानून के समक्ष बराबरी। इसका मतलब है कोई भी अमीर हो, गरीब हो, सभी हैं, कोई भी अगर कानून के समक्ष है, कानून तोड़ते हैं तो फिर उन्हें वही सजा मिलेगी जो दूसरों को मिलती है। यानी कानून के सामने सभी बराबर हो गए, चाहे वो अमीर हों, गरीब हों, किसी भी स्टेट्स के हों, तो उन्हें सभी को कानून के समक्ष बराबरी का अधिकार दिया गया। संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बनाया। और इसके बाद है उन्होंने बहुत सारे काम किए, इसमें बहुत सारे कोड में उन्होंने बहुत सारे काम किए, जैसे प्रशासनिक विभाजनों को सरल बनाया, सामंती व्यवस्था को खत्म किया, भूदासत्व और जागीरदारी शुल्कों से किसानों को मुक्ति दिलाई, शहरों में जो कारीगरों के श्रेणी संघ के नियंत्रणों को हटा दिया गया, यातायात और संचार व्यवस्थाओं को सुधारा गया, किसान, कारीगर, मजदूर, उद्योगपति को नई नई आजादी मिली थी उस समय। तो उस समय जब नई नई आजादी मिली थी तो ये तो बहुत खुश थे। फ्रांस में नेपोलियन कोड तो लागू हुआ ही, साथ ही साथ दूसरे देशों में भी इसे लागू किया गया, जैसे हॉलैंड, स्विट्जरलैंड, बहुत सारे कंट्रीज में। लेकिन बाद में क्या हुआ कि ये शुरुआत में वो बहुत अच्छी लग रही है, सारी सुख सुविधाएं उनको अच्छी लग रही थी, लेकिन बाद में क्या हुआ कि धीरे धीरे ये प्रशासनिक व्यवस्था उनके अनुसार नहीं चलने लगी और फ्रेंच सेना में वहाँ के लोगों को जबरन भर्ती किया जाने लगा। तब इसका नुकसान उन लोगों को समझ में आया और वे धीरे धीरे इसका विरोध करने लगे।